नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। 2 फेज गुजर गए, बहुत सारी बातें हुई मेरी आपसे, हर एक अब बात भी हो रही है। कोशिश करता हूं कि रोज़ कर सकूं, हालांकि अब मेरा यही काम ही है, चूंकि चुनाव चैनल पर भी बात करनी है, फिर उसके बाहर भी लोगों से भी बात करनी है, तो लिहाजा बातों में कई बार दोहराव हो जाता है, जिस पर कई लोग आप में से कुछ आपत्ति भी करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो मुझे समझ में आ रहा है चुनाव, जिस तरह मैं समझ रहा हूं चीज़ों को, और उनको समझने के लिए सिर्फ जो दिख रहा है वही नहीं, जो इतिहास में उसके साथ हुआ, यानी जो पुराने रिकॉर्ड्स कहते हैं, उनको दोनों को मैच करके जो मेरी समझ कैलकुलेट करती है, उसको मैं ईमानदारी से आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें बहुत सारे लोग कुछ भी अपने मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बेसिक चीज़ ये है कि वो कितनी साफ दिखाई दे रही। बहुत सारे लोग आप में से शायद ये भी होता है कि बीजेपी को मैं ये क्या कर रहा हूँ, या बीजेपी को ये कम दे रहा हूँ या ज़्यादा दे रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं रहता, जो मुझे दिख रहा है मैं वही शेयर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है कि मैं बादशाह कह दूँ उसको, मैं कुछ भी कह के, और जो बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठा होकर इसको देखने लगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत आराम से देखता हूँ और मुझे मालूम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं और मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, जो इस समय इस YouTube की दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन मेरी ये बेसिक बात है कि मैं जो चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो किसी पार्टी की हो, मैं उसी तरह रखने की कोशिश करता हूँ। तो पहले 2 फेज़ में लगातार ये मैंने कई चीज़ों पर आप लोगों के साथ बात की, और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी देता हूँ आप सभी को कि आपने उन सबको सुना भी। तो एक तो चीज़ ये थी कि जो इस तरह के मिथक गढ़े गए, फर्जी और तमाम चीज़ें, और जो कि कभी जाट लैंड किसी को बना दिया गया, कभी किसी को मुस्लिम लैंड बना दिया गया, और जो मन किया आपने अखबार में लिख दिया और आप तक पहुंच गया। और चूंकि उस बातचीत में नमक मिर्च इतना ज़्यादा हो जाता है, वो स्टाइल इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर लोगों को पसंद आने लगता है, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही उसी को पसंद करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक आपको न्यूट्रल होने में बाधा देती है। एक चीज साफ है, उस पर कोई समझौता नहीं, कि सारी जर्नलिज्म विद इन द कंट्री है। हर एक विचारधारा, हर एक आदमी, हर एक दल, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो जो राष्ट्र के खिलाफ होगा उस पर आप बिना किसी हिचक बेहिचक टिप्पणी कीजिए। बाकी विद इन द राष्ट्र में जो है, राष्ट्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को और किसी भी पार्टी को या किसी को एकाधिकार नहीं होता इस बात का कि वो सिर्फ हम उसकी तारीफ ही करते रहें, जो जैसा दिख रहा है। और मुझे लगता है आलोचना तो एक बेहतर चीज है, जो आपको सुधरने की गुंजाइश देती है, एक रास्ता देती है नया कुछ करने का। तो बहुत सारे लोग जो नाराज हो जाते हैं कि मैं बहुत ही साफ और इस तरह नहीं, मैं कुछ उल्टा देख रहा हूं, मैं कुछ सीधा देख रहा हूं, तो मैं मेरी निगाह से देखकर उसको रिकॉर्डों के साथ एक टैली करके कोशिश करता हूं आप तक एक सच पहुंचाने की कोशिश करूं, ना कि बहुत स्टाइल के साथ किसी को बादशाह, किसी को ये और तमाम चीज़ें क्योंकि धुंधला सा मैं भी कर सकता हूं। अगर आप जाकर चीज़ों को देखना चाहें, बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि मैं बंगाल के चुनाव को आज तक छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये नहीं पा रहा। तो उसके लिए मेरे पास एक कारण ये है कि हम लोग जब आप हम पर इतना यकीन करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को नरेट कर सके और वो ज़्यादातर थोड़ा सा उसको सही अंजाम दे सके। वरना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं। आप 2017 के इसी चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव को, आप उनकी साइट्स पर जाकर उनके नाम की रिपोर्टें चेक करें, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाए कि लोग अपनी गलतियों पर, अपने एक जो किसी खास वजह से, ये नहीं कि वो निष्पाप हैं या बहुत निर्दोषपूर्ण तरीके से, यानी अनायास की गई गलतियां नहीं, वो सायास लिखते हैं, वो पिछले कुछ सालों से लगातार सायास ये कर रहे हैं। तो मैं उसकी तरह नहीं हूं कि मैं बेशर्म की तरह ये मान लूं कि नहीं ठीक है। जो होता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि एनालाइज करें और आप तक पहुंचाएं, और यही काम जर्नलिज्म का होना चाहिए, और मुझे लगता है यही होता भी है। तो आज हम लोग 2 फेज की बात कर चुके हैं आपसे। 2 फेज में मैंने आपको कई सी चीजें बता भी दी हैं कि मेरी नजर में इन 113 सीटों पर क्या होने जा रहा है, और बीजेपी को जिस नुकसान की बात की जा रही है उतना नुकसान वहां नहीं दिख रहा है। बीजेपी को वो गढ़ से नहीं उखाड़ पाए हैं। बीजेपी ने
डिफेंड किया है, अपने विधायकों के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी के रिकॉर्ड को उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश की। योगी जी के नाम पर वोट पड़ने का किसी ने एक सवाल एक जवाब मेरे उस पर लिखा भी था कि क्या सपा के दूध धुले हैं। मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो ग्राउंड पर दिख रहा है उसको अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी ही पार्टी, जिसको भी आप पसंद करते हैं, उसके अंदर सुधार की गुंजाइश को खत्म करते हुए चलते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये सबसे पहली शर्त होती है जब आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो जो ग्राउंड पर लोगों ने कहा उसको सुनना चाहिए, खासतौर से नेताओं को सुनना चाहिए जो ये फैसले लेते हैं कि आखिर कौन कहां से लड़ेगा, और ताकि आप फिर आगे जो अपने इश्यूज है उनको रख सके। खैर, लड़ाई 2 फेज में मैंने आपको बताया कि उस पर बीजेपी को उतना नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि सेकंड फेज तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा नुकसान की बात की गई थी उसका बहुत कम नुकसान उनको दिख रहा है। और अगर हम अब आगे की तरफ चलेंगे तो अब फिर उन्हीं शब्दों की जगलरी पर अगर आप गौर करेंगे तो फिर एक और शब्द आ गया, यादव लैंड। अब हम उस जगह में घुस रहे हैं जहां 5 जिलों की लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोट बैंक ही ये तय करता है कि वहां कौन जीतेगा। ये बात अभी तक के अखबारों में आपने पढ़ ली होगी, सारे न्यूज चैनलों के वेबसाइट्स पर भी आप पढ़ चुके होंगे कि ये सब लिखा गया है कि आखिर अब यादवों का जो है ये प्रभुत्व वाला क्षेत्र है। जैसे अभी आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा कि इन जिलों में देखा और जाट लैंड को देखा, उसी तरह से अब आप यादव की लैंड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक अंतर है, इसमें आपको मानना पड़ेगा कि उस तरफ आबादी ज्यादा है। यादव पॉपुलेशंस को तौर पर देखते हैं तो उनका वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग बहुत ज्यादा है और उनका आबादी में प्रतिशत 8% के करीब लगभग माना जाता है। 8 से कुछ लोग 9 कहते हैं, कुछ 10 भी कहते हैं, लेकिन 8% पर उनकी जो जातीय संरचना है जो कि जाटों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इनका कंसंट्रेशन बहुत जिस तरह से कुछ जिलों में है उस तरह से देखें, एटा, इटावा, मैनपुरी और ये औरैया, जालौन इस तरफ कम है। लेकिन आगे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे फिर बाद में आजमगढ़ के इलाकों में भी जाकर ये वोट बहुत होता है। ये बदायूं से शुरू होती हुई लाइन आगे तक बढ़ती जाती है। वहां एक तरफा अगर हम लोग सतह स्तर से जाते हैं, मैं हालांकि उस चीज को आज डाटा के साथ एनालाइज नहीं कर रहा हूं, उसको कल वल करूंगा, तो मैं आज सिर्फ उसको आपको मोटी आउटलाइन जो मुझे लगता है कि जिस पर बात की जानी चाहिए। एक और इशू पर हम लोग बात करेंगे आज, वो विरासत, चूंकि परिवार पर जो राजनीति चल रही है और परिवारवाद बनाम जो है एक राष्ट्रवादी इस नारे के साथ बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी उस पर और परिवार कहकर उस पर आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियों पर, और उधर से वो लोग भी आरोप लगाते हैं कि जिनके पास परिवार नहीं वो परिवार का दर्द क्या जाने। इस पर बात करेंगे क्योंकि अपर्णा यादव करल में चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार है। अपने जेठ के यानी अखिलेश यादव जी के खिलाफ चुनाव प्रचार वो करना चाहती हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हैं। लेकिन चूंकि एक मोटा मोटी आउटलाइन ये है कि पिछली बार जो 59 सीट पर इसमें थर्ड फेज में जो चुनाव होगा, इसमें पूर्वांचल कुछ सीटें बुंदेलखंड की होंगी, कुछ सीटें इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, एटा, इटावा, मैनपुरी उसमें आता है, और भौगोलिक तौर पर फिर अवध का हिस्सा है जो कानपुर और उसके आसपास का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो एरिया है उसका भौगोलिक हिस्सा इसमें दिखाई देता है। उनकी तमाम जो उनकी पहचान है वो भी तीनों इसमें दिखाई देती है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सोशल फैब्रिक में एक फेज है जिसमें से पिछली बार अगर हम लोग जाते हैं तो 49 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मिली थी जीत, 1 पर शायद कांग्रेस को सीट मिली थी और 1 पर शायद आरएलडी। यही गणित है जो मुझे याद है, जिसमें से 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और 15 पर बसपा ने भी दूसरे नंबर पर जगह हासिल की थी। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, जब 2017 में जब चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव, तो उस वक्त उनके विकास कार्यों की ओर आ रहे हैं अखिलेश, और इस तरह के नारों के साथ आपने देखा था कि पूरा तमाम जगह पर जगह जगह पोस्टर्स और बैनर और होर्डिंग्स पर थे। लेकिन चुनाव बहुत ताकत के साथ बीजेपी ने जीता और इतनी रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीता कि उनके नेताओं को खुद यकीन नहीं था। हालांकि जनता को मालूम था कि वो क्या कर रही है, लेकिन नेताओं को शायद ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जबरदस्त एक ताकत उनको जनता दे रही है ताकि वो जाकर कानून में कुछ चीजें अच्छे से करें और कुछ बदलाव लाएं।
और चूंकि जब सभी जगह इस तरह की हार हुई थी कि पहले फेज में 58 में से 53 सीटें, दूसरे फेज में भी जिसको सबसे बड़ा फेज माना गया कि क्योंकि वहां मुसलमान हैं और मुसलमान चूंकि बीजेपी को वोट नहीं करते, उनका मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, ऐसा मानते हुए विपक्षी ये मान रहे थे कि साहब पूरी तरह से वहां सफाया हो जाएगा। तो वहां भी अखिलेश यादव की पार्टी को उस तरह की सफलता नहीं मिली थी और 55 सीटों में से 38 सीटों के साथ बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी। और ऐसे में लेकिन इन तमाम हार के बीच शायद जो हार सबसे ज्यादा खली होगी वो हार यादवों की इस बेल्ट में जो जिस तरह की जीत बीजेपी ने हासिल की थी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा वही चुभा होगा, क्योंकि वो उनको रह रह कर लगता रहा होगा कि ये तो उनके परिवार की लैंड है, ये तो उनका जो एक छत्र राज्य है उनके वोटर्स पर, वो है भी यादव वोटर्स पर उनका जो पकड़ है उसको चुनौती दे रही है बीजेपी। यहां तक कि वो इटावा और उस तरह की जगह पर भी चुनाव जीत रही है। और शिवपाल इसको, हालांकि फिर वही है कि बहुत सारी चीजें हम लोग जब परसेप्शंस बनाते हैं तो उसमें भी बनाया गया कि ये समाजवादी पार्टी और जो प्रगतिशील जो उन्होंने बनाई समाजवादी प्रसपा जो बनाई शिवपाल सिंह यादव ने, उसके बीच की टूट का ये फायदा मिला है। जबकि वोटों का अगर आप अंतर देखेंगे तो वोटों का अंतर काफी ज्यादा था, बड़ा अंतर था और सिर्फ इतने ही वोटों में डिवीजन नहीं था, क्योंकि प्रसपा बहुत प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही थी, लेकिन उसको एक कारण माना गया। तो जो सबसे बड़ा दर्द होगा मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि जो उनकी विरासत है जिसके सहारे वो पूरे प्रदेश में सत्ता का दावा करते हैं, अगर वहां बीजेपी ने इनरोड किया था तो ये बात मुझे लगता है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बहुत चुभी होगी और पूरी तैयारियों के साथ इस बार उतरने का फैसला भी किया। चूंकि यहां मुस्लिम वोटर्स इतने नहीं है तो ज्यादा ताकत आपको यादव वोटर्स पर लगानी है और यादव वोटर्स का मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो अगर आप गौर करेंगे पिछले चुनाव में भी वही था और इस चुनाव में भी वहां हो सकता है। हालांकि पूरी ताकत यही है कि साहब इस दौर में, हालांकि आपने देखा होगा इस तरह की बात लगातार बीजेपी के नेता भी कर रहे थे, तमाम लोग भी कर रहे थे कि इन 2 फेज में सबसे बड़ा खतरा था, हम जीत गए, अब हम लोग मतलब इनमें उतना नुकसान नहीं झेला, अब हम तीसरे से हमारी लैंड है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा मामला टफ दिखेगा। लेकिन बीजेपी का जो सोशल फैब्रिक है इस वक्त, मैं किसी पार्टी में बार बार करता हूं, हालांकि लोगों को वही सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं, जो बीजेपी का सोशल फैब्रिक है वो बामुकाबले गठबंधन के बहुत ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर इस इलाके में दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी के पास जो जातियों का समूह है उस तरह का कोई गठबंधन और कोई रेशा उसको जोड़ नहीं सके, कम से कम अखिलेश यादव इस इलाके में, क्योंकि यहां उनके पास जाट वोट भी नहीं है जिसके साथ वो एक मुस्लिम के साथ मिलाकर उन्होंने इन जिलों में एक कॉम्बिनेशन बनाया था। 113 सीटों में से कुछ सीटों पर, मतलब जो पहली 58 सीटें उनको तो पूरी तरह वो उन्हीं पर बेस थे कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन ने उनको इस लड़ाई में खड़ा किया था। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जातीय उसको पूरा ध्यान रखते हुए जातीय जो गणित है उसमें अपने टिकटों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन्होंने इस तरह किया है कि यादव वोट एक मुश्त किसी को मिल सके, चूंकि वो गठबंधन के लिए ही वोट करेगा ऐसा उनका मानना भी है। और मुझे लगता है कि ट्रेंड भी ये शो करता है पिछले कि वो समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोटर है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वो समाजवादी पार्टी को ही पार्टी मानकर अपने घर की चलता है। जैसे कि हम लोग जाटव को कहते हैं कि वो बसपा का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, उसी तरह से हम यहाँ यादव वोट बैंक को पूरी तरह से मुलायम सिंह परिवार से जुड़ा हुआ पाते हैं। तो इस पूरे चुनाव में अब ये देखना है, ये फिर से परीक्षा होगी कि क्या वाकई जो बीजेपी ने जो सफलता हासिल की थी, जिस तरह से उसको जीता था, वो क्या इस तीसरे फेज में भी काम करती हुई दिखेगी। बीजेपी इसके बाद आगे के फेज में फिर अपने लिए और कंफर्टेबल जोन में जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ी चीज जो पिछले कुछ दिन से है, मुझे लगता है कि चुनाव के लगातार हमलों में अगर हम लोग गौर करते हैं तो सबसे ज्यादा परिवारवाद की बात हो रही है। परिवारवाद और समाजवादी पार्टी पर शायद ये आरोप चस्पा करने में बीजेपी इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उस वक्त चूंकि बहुत साल पहले की बात है जब सत्ता में हुआ करती थी समाजवादी पार्टी,
कि शायद ही किसी मुगल पीरियड में किसी मुगल बादशाह के इतने ज़्यादा रिश्तेदार इतनी ताकतवर पोजीशंस पर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े देते हैं, मैं उसको एग्जैक्ट नहीं कह सकता क्योंकि रिश्तेदार कितना कहा जा सकता है, लेकिन 20-22 रिश्तेदार तो जो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज रिश्ता मुलायम सिंह जी के, उस समय वो सत्ता में ताकत में दिखाई दे रहे थे। वो चाहे सांसद हों, वो चाहे विधायक हों, वो मंत्री हों, वो जिला पंचायत में हों या किसी भी राजनीतिक भूमिका में वो वहाँ ताकतवर भूमिकाएं निभा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो परिवार की अवधारणा है वो, चूंकि जातीय राजनीतियों का ये सच भी होता है। मैं फिर बार बार आप लोगों से कहता हूं कि नेशनल पार्टियों में किसी एक जाति का प्रभुत्व नहीं हो पाता। वो जरूर उसमें हिस्सा होता है उनका कि कई बार कोई डोमिनेट होगी, लेकिन अगली बार फिर कोई और हो जाता है। लेकिन जो जातियों पर आधारित पार्टियां हैं उनमें एक परिवार, धीरे धीरे वही परिवार और वही व्यक्ति उनका सब कुछ करने का निर्णायक फैसले लेने वाला हो जाता है, और वो पूरा परिवार ही उस जाति की राजनीति का केंद्र होता है। तो मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने शुरू किया था, अपना बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है और 77 के बाद तो प्रोमिनेंस में आने लगे थे, और उन्होंने एक बड़ी ताकत भी विपक्षी राजनीति में, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ की जो राजनीति होती थी, धीरे धीरे वो उसके केंद्र में आने लगे थे। और वो तब आना शुरू हुआ जबकि उन्होंने पूरे यादव समाज को गोलबंद किया, अपने पीछे किया, और उसके बाद फिर आगे की राजनीति उन्होंने बढ़ाई। उन्होंने दल तोड़ने में, दलों को जोड़ने में किसी में भी कोई गुरेज नहीं किया, और उनके साथ हमेशा उनकी जो जाति है वो खड़ी होती रही। उसके साथ समीकरण जुड़ते रहे, समीकरण बिगड़ते रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव लगातार ताकत के साथ ही। और भी एक और राजनीतिक अगर आप देखेंगे फिनोमिना देखने को मिलता है कि जो राजनीति, जो जाति का नेता यहाँ अपने क्षेत्र में बहुत ताकतवर है, जब वो दूसरे राज्य में एंटर करता है तो वहाँ अपनी जाति के ऊपर उस तरह का प्रभुत्व नहीं दिखा पाता है। ये हम लोगों ने अलग अलग समय पर देखा है। चाहे मुलायम सिंह यादव बिहार में घुसने की कोशिश करते रहे हों, वहाँ उनको लालू प्रसाद यादव के समर्थकों ने बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल उनको हटा के रख दिया। उसी तरह लालू यादव जब आरजेडी को लेकर कई बार अपनी यहाँ लेकर पहुंचे लालटेन, तो उसको भी यहाँ लोगों ने बुझाने में कसर नहीं छोड़ी, जो यहाँ के यादव वोटर्स थे। तो ये बात भी आपको दिखेगी, जिस तरह से जाट नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह यहाँ माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो यमुना पार करके हरियाणा में घुसते हैं तो फिर वो गायब हो जाते हैं। चाहे गायत्री देवी चुनाव लड़ी, उनको हरा दिया गया हो, लेकिन इसी तरह से वहाँ के जो जाट नेता हैं उन्होंने यहाँ कई बार कोशिश की, चाहे वो देवीलाल हो या बाद में उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला का हरेंद्र मलिक को आगे करके लड़ा गया पूरा चुनाव, जिसमें बहुत पैसा भी लगाया। 21-22 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट भी खड़े किए थे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। ये जातीय राजनीति की एक सीमा भी है जो हम लोग देखते हैं। तो इस पूरे चुनाव में मैं फिर परिवारवाद पर था कि परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी या योगी, उन्होंने अखिलेश यादव को एक तरह से घेरा हुआ है परिवारवाद पर, और इस पर जवाब देने के लिए, चूंकि जो उनका वोटर है उसको तो जवाब चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप ही सुरक्षा के आवरण बनाता रहता है अपने नेताओं के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। चूंकि उसको जब अपने साथ अस्मिता के तौर पर जोड़ता है, तो जैसे ही आप कोई सवाल करते हैं तो वो उसका जवाब अपने से सोच के रखता है, उसमें उसको नेता की जरूरत नहीं होती। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, योगी ने, और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी जो लगातार एक बात कह रहे हैं कि ये महाभारत है परिवार की, और वो बार बार अटैक कर रहे हैं कि जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती थी तो चाचा भतीजा का वसूली गैंग निकल पड़ता था। और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी भी परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि परिवारवाद नहीं किया गया हमारी सरकार में, ये नहीं किया। इसकी काट के तौर पर अगर आप गौर करेंगे तो समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बात कह रही है कि चूंकि ये दर्द परिवार वाले ही समझ सकते हैं, चूंकि हमारे परिवार है इसलिए हम समझ सकते हैं, जिनके कोई परिवार नहीं वो क्या जानेंगे। यहाँ तक कि कुछ बातें तो योगी आदित्यनाथ जी के जो पिता के उसमें नहीं जा पाए थे, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में, उसको लेकर भी बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे मजाक आपने देखे होंगे, जो मुझे लगता है वो बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं कई सारी चीज़ें। क्योंकि एक गरिमा हम लोग भी उम्मीद करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप करें, लेकिन एक गरिमा हर आदमी को लगता है कि बनी रहनी चाहिए। तो और वंशवाद की राजनीति पर हम लोग बात करते करते, मैं चूंकि इधर उधर जाता हूं, आप लोग मेरी इस गलती को माफ भी कर दें।
क्योंकि वंशवाद की राजनीति सब तरफ दिख रही है, जातिवाद की राजनीति आपको सब तरफ दिखती है। बीजेपी हमला जरूर कर रही है क्योंकि उसके जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें इस तरह की कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। ज्यादा नहीं दिख रहा, मैं शब्द कह रहा हूं, क्योंकि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को यही चुनाव लड़ते हुए देखते हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बार एक अच्छी ये कोशिश की थी कि जो जो सांसद है उसके बेटे को टिकट नहीं दिया जाए, उसके परिवार को टिकट ना दिया जाए, और इसीलिए रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट हासिल नहीं कर पाई। तो ये है, लेकिन इस तरह की चीजें आपको बीजेपी में भी दिखाई देंगी, चाहे वो फिर आपको अनुराग ठाकुर हो जिनके पिता मुख्यमंत्री रही, लेकिन उस पर अनुराग ठाकुर ने अपने आप को स्टेब्लिश भी किया है। तो इस तरह की चीजें जब शुरुआत हुई थी, तो मुलायम सिंह यादव हैं, चरण सिंह जी हैं, और बंसीलाल, देवीलाल, ये तमाम लोगों की राजनीति का जो केंद्र था, विरोध का केंद्र था, वो सबसे बड़ा उनका विरोध था इस बात पर कि जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को ले आए हैं। यानी उन्होंने राजनीति में वंशवाद को जगह दी और वंशवादी राजनीति के खिलाफ एक लंबी बहस, लंबी राजनीति और लंबा एक वो शुरू हुआ। इतना लंबा विरोध था कि पूरा सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर, उनके विपक्ष के तौर पर यही लगाया जाता था। और समाजवादी ये मानते थे कि परिवारवाद का इस पूरी राजनीति में कोई भी जगह नहीं है। इसी के चलते राम मनोहर लोहिया, जिनको मुझे लगता है समाजवादी सब उन्हीं को मानते हैं, तो जब उन्होंने शादी भी नहीं की, उनका कहना यह था कि जब राजनीति या सार्वजनिक जीवन में आप आते हैं तो पूरा जो लोग हैं वही आपका परिवार है। तो वहां एक आदर्श वहां से शुरू हुआ, पूरी लड़ाई वहां लड़ी गई। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वक्त आता रहा, यानी उस वक्त के भाषण आप सुन सकते हैं जब उन्होंने परिवारवाद का विरोध किया, और उसके बाद आप चरण सिंह जी पूरी राजनीति का केंद्र उन्होंने यही रखा कि साहब ये है, और अपने बेटे को पढ़ने के लिए उन्होंने बाहर भेज दिया। यहाँ से पढ़े इंजीनियरिंग अच्छे खड़गपुर से, और उसके बाद फिर उनको अमेरिका में रख दिया गया और वो वहाँ नौकरी करने लगे। उनका हिंदुस्तानी उससे कोई रिश्ता भी नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे चरण सिंह उम्र दराज होते चले गए, उम्र उनके जाने लगी, तो उनको लगने लगा कि जो जाट समुदाय है, चूंकि उस समय तक किसान समुदाय का थोड़ा क्षरण हो चुका था उनकी उस जो उन्होंने गठबंधन, जो उन्होंने एक राजनीति स्टार्ट की थी अजगर की, उसको अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, इन सब ने अपने अपने लीडर्स ढूंढने शुरू कर दिए थे। तो उनको लगा था कि जाट राजनीति को संभालने के लिए और जाटों की हालत को सही करने के लिए, और जब जाट किसान अपने आप को बताएं तो किसानों की हालत सही करने के लिए अगर कोई आदमी सबसे योग्य है तो वो उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह हैं। लिहाजा उनको अमेरिका से लाया गया, और फिर चौधरी अजीत सिंह जी को उनकी बिरादरी ने उसी तरह से एक बड़े नेता के तौर पर गरीब किसानों के लिए लड़ाई लड़ने का नायक मान लिया, जो गांव के दुख दर्द को समझता है। ये अलग बात है कि पूरी जिंदगी में वो गांव में कितने दिन रहे होंगे, ये बात बहुत ही मुश्किल है जब से वो पढ़ना शुरू किए होंगे समझना। तो ये एक उदाहरण रहा, ये किस तरह से वंशवादी राजनीति का जो विरोध था उसका अंत हुआ। उसी तरह से फिर आप मुलायम सिंह यादव जी, जो पूरे तमाम लोगों पर आरोप लगाते रहे कि वो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, उन्होंने वंशवादी राजनीति का विरोध किया, इसीलिए संजय गांधी के राजनीति में आने का विरोध किया गया, फिर राजीव गांधी के आने पे विरोध किया गया। ये सब पर जब उनको लगा कि अब समय आ रहा है, और मुलायम सिंह यादव जी को लगा कि अब सत्ता को पहले शेयर करना होगा, तो पहले भाइयों से शेयर किया गया। शिवपाल सिंह उनके साथ भी रहे और उन्होंने इस्टेब्लिश भी किया, पार्टी के लिए काफ़ी काम किया। लेकिन राम गोपाल यादव जी को सीधा टीचिंग से लाया गया और उनको कहा गया कि वो भी पार्टी में साथ देंगे, और इस तरह से जो समाजवाद की प्रक्रिया है वो थोड़ा थोड़ा जो परिवारवाद की तरफ बढ़ी। इसके बाद आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जो अच्छे स्कूल्स में पढ़े, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पढ़े, और उनके आने के बाद उनको लगा कि गरीबों के लिए अगर कोई मसीहाई है किसी के पास और वो गरीबों की समझ है तो वो अखिलेश यादव जी को हुई। इसी तरह से अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो वहाँ भी यही हुआ। यहाँ भी बीच बीच में लोग अपना घुसाते रहे कि कोशिश की गई कि भाई कैसे राजनाथ सिंह जी ने बहुत दिन तक मौका देखा और फिर अपने बेटे को उन्होंने घुसा दिया। कल्याण सिंह जी ने बहुत दिन तक उस राजनीति में हिस्सा बटाया जो परिवारवाद के खिलाफ थी, और फिर धीरे से उन्होंने राजवीर सिंह को इस लायक मान लिया कि आखिर में जो लोध वोटर्स हैं, लोध के जो
समस्याएं हैं उनको राजवीर सिंह से बेहतर कोई हल नहीं कर सकता है। तो ये एक राजनीतिक वो परिवारवाद की कहानी होती है, लेकिन दो नेता जिनको ये कहने में अभी मुझे लगता है कोई हिचक नहीं, उनमें से प्रधानमंत्री मोदी तो सर्वोपरि इसलिए हैं कि उनके परिवार के आदमी को पिछले 20 सालों से वो सत्ता के शीर्ष पर हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। लेकिन उनके परिवार को किसी को आपने अभी तक सत्ता में कोई साझेदारी करते हुए, या बहुत सारे लोग तो उनके भाइयों के नाम भी इसलिए जान पाए क्योंकि टीवी तब तक घरों तक जाने लगा और बहुत एक्सक्लूसिव फुटेज के चक्कर में उनके घरों में घुस पाया। उसी तरह से मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसी तरह से योगी आदित्यनाथ के परिवार को जाना, चूंकि योगी आदित्यनाथ परिवार को छोड़ के संन्यास ले चुके थे, इसीलिए उनके आगे पीछे कोई नहीं रहा और उनके परिवार के बारे में सिर्फ उत्साही पत्रकारों की वजह से ही हम लोग जान पाए, जिनको टीवी पर कुछ एक्सक्लूसिव करने के लिए कुछ भी करना होता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि परिवारवाद के मुद्दे को क्यों बीजेपी वहां भुनाना, क्यों बीजेपी लगातार अटैक कर रही है। दरअसल परिवारवाद पर अटैक करने का मतलब यादव वोटर्स को ये देना है कि इस पूरी जो भी सत्ता की लड़ाई है उसमें सबसे ज्यादा ताकत अगर वो यादवों के नाम पर मिलती है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ ये परिवार करता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के इस दांव में बहुत ज्यादा दम नहीं होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे जिन्होंने अपनी बिरादरी के लिए काफ़ी कुछ काम किया। उसमें बहुत सारे काम इस तरह के हैं जो जॉब्स पे भी दिलवाए, और फिर आपको याद होगा कि भर्ती घोटाले के लिए जब जांच हुई थी तो उसमें भी कुछ चीज़ें इस तरह की दिखाई दी। तो लिहाजा उनका समुदाय ये मानता है कि ये आएंगे तो हमको अपने से बेहतरी हासिल हो जाएगी और उसमें परिवार को भी ताकत देनी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बीजेपी अपर्णा यादव का इस्तेमाल करना चाहती है, जिसकी एकमात्र पहचान अभी तक, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक उनका कोई राजनीतिक विजन आपने नहीं देखा है अपर्णा यादव का। उनकी एक ही ताकत है और जिसकी वजह से बीजेपी की लीडरशिप ने उनको बाकायदा बहुत ही ज़्यादा उसके साथ शानदार गाजे बाजे की तरह उनको स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल कराया था। तो उनकी एक पहचान ये है कि वो मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू हैं। उनके जो दूसरे बेटे हैं प्रतीक यादव, उनकी पत्नी है, और चूंकि उनको लगता है कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी है, उसी का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने उनको अपने में रखा है ताकि वो अखिलेश यादव को कम से कम कुछ बातें कह सके, उनके परिवार पर कुछ सवाल खड़ा कर सके। लेकिन अपर्णा यादव करहल में आके प्रचार करके बीजेपी को कोई ताकत दे पाएंगी, इस पर मुझे पूरा शक है, क्योंकि उनका कोई बहुत सार्वजनिक जीवन में इस तरह का अभी तक का कोई प्रयोग नहीं है कि जिससे आम जनता अखिलेश यादव को छोड़ के उन्हीं के और उनको शामिल कर सके। वैसे भी आप गांव का स्ट्रक्चर जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, लेकिन कोशिश करने में बीजेपी ने कमी नहीं की है कि वो उनके परिवार की फूट दिखा सके, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव चाचा से लड़ चुके हैं। उनके चाचा सिर्फ एक सीट पर जो 100 सीट मांग रहे थे, चुनाव अपने सत्ता के जो आपसी संघर्ष है उसमें मात खाने के बाद एक सीट पर याचना कर बजाय रण के याचना कर एक सीट हासिल कर पाए हैं। न स्टार प्रचारकों में शामिल हुए हैं, ना उनको मंच मिला है जिस पर वो साथ खड़े हो सके और उनके लिए बहुत कुछ मतलब इस तरह दिख रहा हो कि अखिलेश यादव उनको बहुत प्रभावशाली भूमिका देने में को राजी है, उस तरह का भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है बीजेपी इसको आगे रख के थोड़ा सा इसको चटपटा जरूर बना रही है, लेकिन इससे बहुत कुछ हासिल करना चाहती होगी और उनको ऐसा लगता होगा, मुझे भी संदेह है कि बीजेपी की लीडरशिप ये तो जानती है कि इस तरह से वो वोटों को हासिल नहीं कर सकती। लेकिन क्या वो सोशल फैब्रिक वापस उनको वो बढ़त दिलाएगा? बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अगली बार अगर आप में से कुछ लोग इस बात पे लिख पाएँ कि कांग्रेस कहाँ गई इस पूरे उसमें, और आम आदमी पार्टी के इस समय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं संजय सिंह कहाँ घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। हालांकि उन्होंने आरोप लगाने में, जब आप देख रहे थे, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत बड़े आरोपों के साथ वो आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी केजरीवाल साहब ने यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है ताकि वो रहें। और पंजाब जो उनको बहुत करीब दिख रहा है, और गोवा जहां उनको लग रहा है कि अप्रत्याशित जीत मिल सकती है, और उत्तराखंड जहां वो ताकत के साथ एंट्री कर सकते हैं। उनका क्या हाल है हम इस पर भी बात कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, सराहा, शेयर किया। तो मैं चाहूँगा कि आपका ये जो प्यार है वो मिलता रहे और आप इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई इश्यूज़ आप चाहते हैं जिस पर डिस्कस किया जा सके तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।